हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक नई हॉरर स्टोरी की शुरुआत करने वाले हैं। आज हमारी हॉरर स्टोरी का टाइटल है कब्रिस्तान की रात। चलो तो दोस्तों फिर शुरुआत करते हैं। लखनऊ प्राचीन कौशल्य राज्य का हिस्सा था। ये भगवान राम की विरासत थी, जिसे उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को समर्पित कर दिया था। इसलिए इसे लक्ष्मणावती, लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना गया, जो बाद में बदलकर लखनऊ हो गया। पर लखनऊ एक और चीज़ के लिए भी फेमस है, जो है इस शहर से जुड़ी भूतिया कहानियाँ। जब लखनऊ में विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री के हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों की, सोनू, विशाल, रोहित, के बीच शर्त लगी थी कि किसमें इतनी हिम्मत है कि जो कब्रिस्तान के अंदर एक रात बिता सके, क्योंकि यहाँ वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 में मारे गए अंग्रेज़ों को दफना गया था। और उन दोस्तों में से विशाल ने हिम्मत दिखाई और शर्त मान ली। अगले दिन तीनों दोस्त विश्वास विद्यालय से निकले और नंदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते होते हुए कब्रिस्तान के पास पहुंचे। रात के करीबन 1 बज चुका था। सन्नाटा छाया हुआ था और सड़क पर भी 1-2 गाड़ियां वाले नजर आ रहे थे। तीनों दोस्त कब्रिस्तान में पहुंचे। कब्रिस्तान के चारों ओर दीवारें टूटी हुई थी। कोई भी आसानी से अंदर जा सकता और बाहर आ सकता था। अब रात के करीबन 1 बज चुके थे। तब सोनू बोलता है, ठीक है विशाल, कल मिलते हैं, अगर तुम जिंदा रहे तो। तब विशाल बोलता है, अरे जिंदा क्यों नहीं रहूँगा, मुझे भूत से डर नहीं लगता है, और जब डर ही नहीं लगता तो फिर डर किस बात का। तो इतना कहकर विशाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। सोनू और विशाल आपस में बातें कर रहे थे, पर रोहित आसपास की कब्रों को बड़े गौर से देख रहा था और कब्रों के ऊपर लिखे नामों को बारी बारी से पढ़ते हुए बड़बड़ा रहा था। सोनू बोलता है, रोहित, तू कब्रों को इस तरह से क्यों देख रहा है? यहाँ सारी मर्दों की ही लाशें हैं, किसी लड़की की नहीं है। ढरकी इंसान। विशाल इसका बस चले तो लड़की को कब्र से निकाल कर बोले, आप बहुत सुंदर लग रही है, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? सोनू और विशाल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे, जो हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। रोहित बोलता है, अरे नहीं सोनू, मैं तो इन कब्रों पे लिखे नाम को पढ़ रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते जब मैं अंजलि के साथ यहाँ घूमने आया था तो इस थॉमस हैंक की कब्र इस कब्रिस्तान के सबसे आखिरी में थी, और मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने इसी कब्र के पास से फूलों को तोड़कर अंजलि को दिया था। रोहित की बात सुनकर सोनू और विशाल भी एक पल के लिए सोच में पड़ गए। सबके दिमाग में सिर्फ यही सवाल था कि आखिर कब्र एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। और इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो रही थी कि रोहित के तोड़े हुए फूलों की पत्ती अभी भी मुरझाई हुई कब्र के पास ही थी। विशाल बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मुझे और उल्लू मत बनाओ। मुझे डराने की तुम्हारी कोशिश किसी काम की नहीं है, समझ गए? मैं इस कब्रिस्तान से अब कल सुबह ही आऊँगा, वो भी जिंदा। चलो जाओ, अब तुम दोनों मुझे अकेला छोड़ दो। विशाल की बात सुनकर सोनू और रोहित कुछ नहीं बोले और आपस में बात करते हुए कब्रिस्तान से बाहर आ गए
और विशाल अपने दोस्तों को कब्र से जाते शांत देख रहा था। कब्रिस्तान से जाते शांति से देख रहा था और उनके जाने के बाद विशाल उसी थॉमस हैंक की कब्र के ऊपर बैठ गया और वहीं पर जमी घास को नोचने लगा। उसकी नज़रें पूरे कब्रिस्तान को ताड़ ही रही थी। तभी ज़मीन से एक हाथ निकला और विशाल के हाथ पकड़कर उसे कब्र से नीचे गिरा दिया। उसने जब आसपास देखा तो कोई नहीं था और जब उसकी नज़र अपने हाथ पर गई तो हाथ पर किसी के नाखूनों से नोचा हुआ था जिससे खून निकल रहा था। उसने खुद को संभालकर एक बार फिर से कब्रिस्तान को देखा तो उसे धुआं ही उठ रहा था पूरे कब्रिस्तान से। तो उसी को घेरने की उसकी तरफ बढ़ रहा था। पूरा धुआं उसको घेर रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, धुएं ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा और फिर अगले ही पल उसे गोली और तलवारों की आवाज़ें आने लगी और ठीक उसकी आंखों के सामने स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों को उनकी ही बंदूकों से उनका सीना छलनी करते हुए देखा। तलवारों से उनका जिस्म और उनकी गर्दनें दोनों को काट रहे थे और ये सब विशाल के सामने हो रहा था। इतना सारा खून, मौत की चीखें सुनते हुए विशाल की सांसों की गर्माहट बढ़ गई थी। पर उससे पहले वो कुछ समझ पाता या इस सदमे से निकल पाता, अचानक ही किसी ने विशाल को पीछे से धक्का दिया और उसे ज़मीन पर गिरा दिया। ज़मीन पर विशाल जैसे ही गिरता है, उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं बल्कि सोनू और रोहित ही थे और सारा धुआं एक पल में गायब हो गया। सोनू बोलता है, अबे देख कितना फट्टू है तू। तब रोहित बोलता है, अबे जब इतना डर लगता है तो यहाँ अकेले आने के लिए हाँ ही क्यों बोला? ज़रा अपने चेहरे का रंग देख, डर के मारे कितना उतरा हुआ है। सोनू और रोहित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे क्योंकि अचानक ये धक्का लगने की वजह से वो डर गया था। विशाल बोलता है, बंद करो तुम लोग अपनी ये नौटंकी और चलो यहाँ से। मुझे और नहीं रहना इस कब्रिस्तान में। तुम्हें अंदाज़ा भी है मेरे साथ अभी क्या हुआ है? मैंने अभी क्या देखा यहाँ पर? विशाल जानना चाहता था कि जो उसने अभी देखा है वो कभी अपने दोस्तों को समझा नहीं पाएगा, इसलिए झुंझलाता हुआ दोनों से कहकर बाहर जाने को बोला। जैसे ही वो बाहर निकले तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ उसको रोक लिया। रोहित बोलता है, अबे तू अकेला कहाँ चला दिया? चिंता मत कर, तेरे साथ है हम, साथ। अब हम भी कब्रिस्तान में रुकेंगे, फिर तो ठीक है ना? तब विशाल बोलता है, पर रुकना ही क्यों है? जब से मैं आया हूँ अजीब सी ठंड लग रही है और तुम दोनों के हाथ भी तो बर्फ़ की तरह ठंडे हो चुके हैं। मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। विशाल रोहित से हाथ छुड़ाकर कब्रिस्तान की बाहर की ओर चल रहा था कि अचानक ही सोनू ने उसके गले में रस्सी डाल वापस उसने कब्रिस्तान की ओर घसीटने लगा। तभी विशाल बोलता है, सोनू ये तुम क्या कर रहे हो? मैं विशाल तुम्हारा दोस्त, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो? तभी विशाल बोलता है, विशाल चीखता है और चीख के सोनू से कहने जा रहा था, पर सोनू ने उसकी एक नहीं सुनी और घसीटता हुआ एक पेड़ के पास ले आया। फिर रस्सी को पेड़ की डाल पर फेंक कर दूसरी तरफ से खींचता हुआ विशाल को फांसी चढ़ाने लगा। विशाल बोलता है, सोनू ये तू क्या कर रहा है? रोहित, तू सोनू को रोकता क्यों नहीं?
तुम दोनों मेरे साथ क्या कर रहे हो? तब विशाल के इतना चीखने पर भी उन्होंने उसकी एक न सुनी और देखते ही देखते विशाल फांसी की वजह से झटपटाने लगा। इतने में ही उन दोनों में से एक बोलता है, अब जब तू मर ही रहा है तो सुनता जा, हम वो है कि जो नहीं है, तू समझ नहीं रहा है। मैं हूँ सेनापति थॉमस हैंक और ये मेरा सिपाही था। तुम भारतीय हमेशा से ही अंग्रेज़ी हुकूमत के गुलाम थे और गुलाम ही रहोगे। इतना कहकर उन दोनों का शरीर धीरे धीरे अंग्रेज़ी हुकूमत के सिपाहियों की पोशाक से ढक गया। पूरा शरीर ढक गया, जिनकी आंखों के सामने विशाल फांसी पर लटका तड़प रहा था। विशाल के इतना तड़पने पर भी उन सिपाहियों को चैन नहीं आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक और तलवार से विशाल के शरीर को छलनी करना शुरू कर दिया, जिससे विशाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। अगली सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने कब्रिस्तान आए, तब कब्रिस्तान के बाहर पुलिस और मीडिया की भीड़ लगी हुई थी, जिन्हें देख दोनों की सांसें तेज हो गई थी। रोहित ने जब भीड़ के बीच जाकर देखा तो उसे कब्रिस्तान के कोनों में पेड़ पर झुलसती विशाल की लाश दिखी, जिसे देखकर दोनों चीखने लगे थे। इंस्पेक्टर भी उनकी चीख से समझ गया था कि ये दोनों लाश के जानने वाले हैं, इसलिए दोनों को लाश की पहचान करने के लिए अंदर बुलाया गया। सोनू और रोहित ने जब विशाल की लाश को गौर से देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। गला जोर से दबाने की वजह से विशाल की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई थी। आंखों की जगह 2 काले गड्ढे दिखाई दे रहे थे और नीचे ज़मीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। साथ ही गोलियों के खाली कारतूस भी बिखरे हुए थे, पर विशाल के जिस्म पर कट का एक भी निशान नहीं था। दोनों ने लाश को पहचान तो लिया था, पर अब ये केस पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था। पर पोस्टमार्टम से ये बात साबित हो चुकी थी कि बाहर से भले ही उसके शरीर को कोई खरोश न हो, लेकिन अंदर से उसका शरीर गोलियों से छलनी पड़ा था और अंदर से मांस नशे, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी कटी हुई थी। बहुत जांच पड़ताल के बाद भी केस कभी नहीं सुलझा और कुछ साल बाद सोनू और रोहित की लाश भी उसी रहस्यमयी तरीके से उसी पेड़ पर फांसी पर लटकी मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही लिखा था जो विशाल की रिपोर्ट में लिखा था। शरीर पर एक भी कट नहीं था और निशान भी नहीं था। अंदर से जिस्म में गोलियों से छलनी हुआ था और तलवार से मांस के साथ हड्डियां भी कटी हुई थी। और आज भी इस केस की फाइल लखनऊ के एक थाने में धूल खा रही है। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। सरकार ने कब्रिस्तान को संरक्षित करते हुए चारों तरफ दीवार बनवा दी है और लाइट की सुविधा कर दी है। अब ये रोड रात भर चलती है, लेकिन आज भी तमाम रोशनी और लाइट के होने के बावजूद लोग उस कब्रिस्तान में जाने से डरते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही नई कहानियाँ लाते रहेंगे और ऐसे ही आपको नई कहानियाँ सुनाते रहेंगे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कल मिलते हैं एक और नई कहानी में। बाय।